हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन WS अकेडमी। दिस इज़ रिवीजन सीरीज़ फॉर इकोलॉजी एनवायरनमेंट। दिस इज़ लेक्चर 5, फिफ्थ लेक्चर। एंड इससे पहले हमने 4 लेक्चर्स किए, जिसने वो नहीं देखे वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इस सीरीज़ में हम क्विक रिवीजन करें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इकोलॉजी एनवायरनमेंट में। तो आज जो है मैंने आपको इसे प्रीवियस लेक्चर में भी फूड चेन के बारे में पढ़ाया, तो आज और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। फूड चेन दो तरह की फूड चेन में डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल फूड चेन, ऐसी फूड चेन जो ज़मीन पर रहने वाले जानवरों की होती हैं, जैसे ग्रास है, ग्रास को खाता है, ऐसे ही रैबिट, ठीक है, या ऐसे ही ग्रास को खाएगा डेयर, ठीक है, या शीप, ठीक है, उसको खाएगा फॉक्स, फॉक्स या वुल्फ, ठीक है, वुल्फ को खाएगा टाइगर, ठीक है। तो ये सारे ज़मीन पे ही ना, ग्रास भी ज़मीन पे, डियर भी, वुल्फ भी, टाइगर भी, तो इनको हम टेरेस्ट्रियल फूड चेन बोलते हैं, ठीक है, जो ज़मीन पे फूड चेन बनती है जानवरों की, ठीक। दूसरा होता है एक्वेटिक फूड चेन। एक्वेटिक फूड चेन जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, वो छोटे छोटे ग्रास जैसे होते हैं, उनको बड़ी बड़ी छोटी फ़िश खाती है, छोटी फ़िश को मीडियम साइज़ फ़िश खाती है, मीडियम साइज़ फ़िश को बड़ी फ़िश खाती है, जैसे शार्क होती है, ठीक है। तो ये होगी एक्वेटिक फूड चेन, जो पानी में फूड चेन बने, राइट। ये दोनों जो है ना ग्रेजिंग फूड चेन होती है, ये स्टार्ट होती है ग्रास से, है ना, फाइटोप्लैंक्टन से, छोटे छोटे प्लांट से। सो दिस इज़ द ग्रेजिंग फूड चेन। तो देखो यहाँ पे ये देख के है डायग्राम, ग्रास को कैटल खाता है, कैटल को वुल्फ खाता है, वुल्फ को टाइगर खाता है ना। ऐसी ही टेरेस्ट्रियल फूड चेन चलती है। अगर हम एक्वेटिक फूड, ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन यहाँ पे देखें, जैसे रैबिट, प्लांट, स्नैक, हॉक। अगर हम एक्वेटिक फूड चेन की बात करेंगे, सबसे नीचे आते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, उनको जूप्लैंक्टन्स खाते हैं, उनको डायटम्स खाते हैं, उनको क्रूटेस्टेंस खाते हैं, उनको स्मॉल फिश खाती है, उनको मीडियम साइज फिश खाती है, और उनको बिग फिश खाती है, ठीक है। तो दिस इज एक्वेटिक फूड चेन, राइट। अब यहाँ पे देखो लिख के है कि फूड चेन क्या होता है, एक लीनियर अरेंजमेंट होता है, जहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूसर से। जहाँ पे देखो प्लांट्स, ग्रास, फाइटोप्लैंक्टन्स, ये जो है ना, प्लांट्स हो, ग्रास हो, फाइटोप्लैंक्टन्स हो, ये ग्रीन होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है, ये खुद ये फूड प्रोड्यूसिंग होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, ये खुद फूड अपना बनाते हैं। तो ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, और प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो के फिर टॉप लेवल कंज्यूमर तक जाते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू टॉप लेवल प्रोड्यूसर कंज्यूमर। तो स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर से, जो खाना खुद बनाता है, और टॉप लेवल कंज्यूमर से पे ख़त्म होता है, ठीक है। ये सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स होती हैं एज पर ट्रॉपिक लेवल, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ट्रॉपिक लेवल में फॉल करेगा। तो हमारे पास ओवरऑल अगर देखने को मिलेगा तो दो तरह की फूड चेन्स होती हैं। एक तो होगा ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन का जो मेन सोर्स होता है ना, वो स्टार्टिंग सोर्स होता है सन। देखो जब सनलाइट आएगी ना, तब जाके फोटोसिंथेसिस होगा प्लांट्स में, ग्रास में, फाइटोप्लैंक्टन्स में। तो सन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। ये हो गया एक क्या, ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। दूसरा हो गया डिटेरस फूड चेन। डिटेरस फूड चेन का स्टार्टिंग जो एनर्जी आती है ना, वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से आती है, डिटेरस फूड चेन की, राइट। अगर हम रियलिटी में देखें, हमारे इकोसिस्टम में एक तरह की फूड चेन नहीं होती, एक ही फूड चेन नहीं होती है, बहुत सारी फूड चेन्स होती हैं। और जब ये फूड चेन्स आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, तो जब ये बहुत सारी फूड चेन्स को हम मिलाते हैं ना, उस कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, उस कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्शन को हम फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्शन डिफरेंट फूड चेन्स का, उसको हम फूड वेब बोलते हैं। दिस गिव अस एन ऑल्टरनेटिव इफ एनी इंटरमीडिएट लिंक ऑफ फूड चेन इज डिस्ट्रॉयड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हमारे पास फूड चेन है, अब कोई फूड चेन में कोई प्रॉब्लम आ गई, हमारी फूड वेब में डिफरेंट फूड चेन्स होती हैं, अगर वहाँ पे ऑल्टरनेटिव मिलेगा ना, उस किसी ऑर्गेनिज्म का वहाँ पे फूड मिलेगा, तो वो शिफ्ट करेगा उस फूड चेन पे। तो फूड वेब में बहुत सारी फूड चेन्स होती है, और वहाँ ऑल्टरनेटिव्स भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन वेजिटेबल भी खाएगा, ह्यूमन जो है मीट भी खाएगा, ठीक है, ह्यूमन मिल्क वाले प्रोडक्ट्स भी खाएगा, ठीक है। अगर मिल्क वाले प्रोडक्ट्स बंद हो गए तो कोई बात नहीं, उतना भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वेजिटेबल और मीट ऑप्शन है हमारे पास, है ना। तो डिफरेंट फूड चेन्स में हम जुड़े हुए होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, राइट, ओके। इसके बाद अगर हम इकोलॉजिकल पैरामिड की बात करेंगे, जैसे मैंने आपको ये दिखाया, ऐसे ट्रॉपिक लेवल्स में दिखाया, जो ये पैरामिड होता है ना, ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे पैरामिड ऑफ नंबर्स, हम देखते हैं इस ट्रॉपिक लेवल में कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, इस ट्रॉपिक लेवल में कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें नंबर के बेसिस पे, ठीक है, डिफरेंट नंबर्स के बेसिस पे, ओके। उसके बाद हम देखते हैं पैरामिड ऑफ बायोमास। ये जो इस लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका टोटल बायोमास क्या है, इस लेवल के ऑर्गेनिजम्स का टोटल बायोमास क्या है, इस लेवल के ऑर्गेनिजम्स का टोटल बायोमास क्या है। फिर उसके बाद आता है पैरामिड ऑफ एनर्जी।
यहाँ पे कितनी एनर्जी होती है इनके पास कितनी एनर्जी चली जाती है, ऊपर कितनी एनर्जी चली जाती है, ऊपर कितनी एनर्जी चली जाती है। और जैसे कि हमने कल भी देखा, जो एनर्जी का पायरामिड होता है ना, वो हमेशा अपराइट होता है, मतलब वो हमेशा ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि जो लोअर लेवल होती है ना, उसमें हमेशा मैक्सिमम एनर्जी होती है यहाँ पे, फिर जितना हम ऊपर जाएंगे उतना मिनिमम होती है, राइट? अच्छा, हीमोस्टेसिस और हीमोस्टैटिक किसको हम बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग सेल्फ रेगुलेशन इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में सेल्फ को रेगुलेट करना, सेल्फ रेगुलेशन करना, उसको हम हीमोस्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। इकोलोकेशन एनिमल्स यूज साउंड वेव्स फॉर लोकोमोशन। इकोलोकेशन एनिमल्स होते हैं जो देखो, आपने देखा होगा रात को भी बहुत सारे एनिमल्स चलते हैं ना, वो आवाज़ से इकोलोकेशन साउंड वेव्स को यूज़ करके वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। देखो, क्योंकि जब वो साउंड वेव्स को डालते हैं इसमें एनवायरनमेंट में, वहाँ से उसको रिफ्लेक्शन आती है। अगर साउंड को आगे कोई चीज़ आएगी ना, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, अगर नहीं सीधा जाएगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे जो है उनको हम इकोलोकेशन एनिमल्स बोलते हैं, जो साउंड वेव्स के बेसिस पे मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पायरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक है। पायरामिड ऑफ नंबर्स जो होते हैं ना, पायरामिड ऑफ नंबर्स मतलब होता है एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे, एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या है डिफरेंट स्पीशीज़ का, ठीक है। जैसे यहाँ पे These number of species are organized as per tropic level or hierarchy to give rise to pyramid of numbers. They are always upright in the aquatic ecosystem and is generally always upright in the ecosystem and is generally upright in terrestrial ecosystem, but sometimes it can be inverted also. Tree ecosystem, ठीक है। देखो, जैसे कि बोला जाता है एक्वेटिक में हमेशा ये अपराइट होता है, ऐसे होता है, लेकिन टेरेस्ट्रियल में कभी ये उल्टा भी हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, हम अगर पिरामिड ऑफ नंबर देखेंगे ना, तो हम बोलते हैं हमेशा ग्रास बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डियर। ग्रास का नंबर बहुत ज़्यादा, ग्रास तो मिलियंस में होते हैं छोटे छोटे, डियर कम होते हैं। अब डियर के ऊपर वुल्फ आप रखेंगे, वो डियर से भी कम होते हैं, उसके बाद टाइगर रखेंगे, उससे भी कम होती है। लेकिन बोला जाता है टेरेस्ट्रियल में उसके उल्टा भी हो सकता है। कैसे? ऐसे भी उल्टा भी हो सकता है। कैसे? ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। देखो कैसे, अगर यहाँ पे हम देखेंगे ना, ये क्यों कम होगा? जैसे ट्री, एक पेड़ है, उस पर कितने बर्ड्स जो है सर्वाइव कर सकते हैं? बहुत सारे। तो अगर ट्री नीचे रखेंगे, ऊपर ये वाइड वाला हाइडन बर्ड्स का रखेंगे, तो ये उल्टा भी हो सकता है टेरेस्ट्रियल में। जैसे एक ट्री है, उस पर बहुत सारे बर्ड्स क्या करते हैं, तो नंबर में नीचे एक ही ट्री आया, लेकिन ऊपर बहुत सारे बर्ड्स आए, वो उस पर सर्वाइव कर सकते हैं, वहाँ पर वो फ्रूट्स खा के रह पाते हैं और अपने घोंसले भी वहीं पर बनाते हैं, ठीक है। अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, वो माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं ना एक्वेटिक इकोसिस्टम में, बहुत छोटे होते हैं। देयरफॉर उनका जो नंबर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हायर लेवल। तो हमने क्या बोला, एक्वेटिक में हमेशा अपराइट होता है, क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ना, यहाँ पे अगर नंबर्स का हम पैरामीटर देखेंगे, वो हमेशा अपराइट होता है एक्वेटिक में। क्यों? अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना नंबर, फाइटोप्लैंक्टन्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। उसके बाद अगर हम फिर शार्क्स की बात करेंगे या मीडियम साइज फिशेस की बात करेंगे, वो बहुत कम तादाद में होते हैं एज़ कम्पेयर टू फाइटोप्लैंक्टन्स। तो नंबर के हिसाब से नीचे वाला ही वाइड होता है, और नीचे वाले में ट्रॉपिक लेवल में ही ज़्यादा नंबर्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। इट इज़ अपराइट इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड इज इन इन्वर्टेड एंड स्पिंडल शेप इन ट्री इकोसिस्टम। तो अगर ग्रासलैंड की बात करेंगे ना, उसमें भी ये अपराइट है। जैसे एक्वेटिक में हमने देखा, वैसे ही ग्रासलैंड में भी अपराइट है। क्यों? जो ग्रासेस से फूड चेन स्टार्ट होती है, ग्रासेस आप देखो कितने, उनका नंबर कितना होगा एक ग्रासलैंड में ग्रासेस का, बहुत। क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्रास एक ऑर्गेनिज्म है ना, एक लिविंग थिंग है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे डियर, उनका तादाद ग्रासेस से कम होगा, वुल्फ का उससे कम होगा, टाइगर का उससे कम होगा। तो हमेशा ग्रासलैंड में ही अपराइट ही होता है। लेकिन अगर हम ट्री इकोसिस्टम की बात करेंगे, देखो यहाँ पे प्रोड्यूसर ट्री है, इस पे कितने हर्बिवोरस बर्ड्स है ना, और उन पे पैरासिट्स है, उन पे ये है। तो ये है। मगर बर्ड्स पे जैसे बहुत, एक ट्री है, उस पर बहुत सारे बर्ड्स है, एक बर्ड पे कितने सारे पैरासाइट्स हो सकते हैं ना, एक बर्ड पे बहुत सारे पैरासाइट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो एक पैरासाइट पे कितने सारे हाइपर पैरासाइट्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये है, ये उल्टा भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, ट्री जो है ट्री वाला इकोसिस्टम। ठीक है,
ठीक है, या ये स्पिंडल शेप भी हो सकता है, जैसे प्रोड्यूसर है ये, उसके बाद हर्बीवोर्स है ना, मतलब जैसे स्पिंडल शेप मतलब पहले टेपरिंग छोटा, फिर बढ़ गया बेस इसका, फिर से छोटा हो गया। क्यों? देखो स्पिंडल शेप ट्री वाला इकोसिस्टम इसलिए हो सकता है, याद रख लेना। यहाँ पे एक प्रोड्यूसर है, ये ट्री है, ये खुद का खाना खुद बनाता है, इस पे बहुत सारे बर्ड्स सर्वाइव करते हैं, तो उन ये बढ़ गया क्योंकि नंबर ऑफ ट्री तो एक है, उस पर बर्ड्स कितने हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन उन सारे बर्ड्स को एक ही ईगल खाएगी, है ना, तो फिर से कम हो गया, तो उसको हम स्पिंडल शेप बोलते हैं, है ना। इन द इन्वर्टेड पैरामीटर्स पैरासिटिक फूड चेन इज ऑल्सो इंक्लूड, और पैरासाइट्स का अगर हम फूड चेन देंगे वो भी इन्वर्टेड होता है। तो अगर हम जो है इन्वर्टेड और स्पिंडल फूड चेन होता है, ट्री वाला फूड ट्रॉपिक लेवल्स अगर हम देखेंगे, पैरामिड अगर हम देखेंगे, ट्री वाला वो इन्वर्टेड भी होता है, स्पिंडल शेप भी होता है, लेकिन नंबर्स वाला। अगर हम नंबर गिनेंगे, हमने ट्री का बायोमास नहीं देखते, हम ट्री की एनर्जी नहीं देखते, नंबर देखेंगे कि एक ट्री है, इस पर 10 बर्ड्स रह रहे हैं, और 10 बर्ड्स पे 100 पैरासाइट्स है, और 100 पैरासाइट्स पे 1000 हाइपर पैरासाइट्स है, ठीक है। ये इन्वर्टेड भी हो सकता है और स्पिंडल शेप भी हो सकता है। दूसरा है पैरामिड ऑफ बायोमास। अगर हम पैरामिड ऑफ बायोमास की बात करेंगे, बायोमास क्या होता है? बायोमास वेट होता है, लेकिन अगर हम पैरामिड की बात करेंगे, पैरामिड में बायोमास ड्राई वेट को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करेंगे, पैरामिड ऑफ बायोमास जो है हमेशा अपराइट होता है, टेरेस्ट्रियल में पैरामिड ऑफ बायोमास हमेशा अपराइट होता है, क्योंकि जो वेट ऑफ प्रोड्यूसर है ना, वो हमेशा ज़्यादा होता है वेट ऑफ कंज्यूमर से, ठीक है। तो अगर हमें सबसे पहले ये बात याद रखनी है, पैरामिड ऑफ बायोमास जो है, बायोमास क्या होता है? ये वेट होता है, ठीक है, बायोमास वेट होता है। और एक पैरामिड के लिए जब हमें बायोमास देखना होता है तो हम सिर्फ ड्राई वेट कंसिडर करते हैं, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की हम जब बात करेंगे तो हमेशा पैरामिड ऑफ बायोमास अपराइट होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोड्यूसर का वेट होता है ना, वो हमेशा ज़्यादा होता है कंज्यूमर के वेट से, ठीक है। क्योंकि जब जितना हम ऊपर जाएंगे 90% ऑफ बायोमास लॉस्ट होता है, खर्च होता है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बायोमास इज नॉट ईटन एंड बिकम्स इनपुट फॉर डिकम्पोजर्स। बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा बायोमास ऐसे ही रहता है, फिर डिकम्पोजर्स उस पर स्टार्ट करते हैं अपनी फूड चेन। नॉट ऑल द बायोमास आर कंज्यूम्ड बाय ऑर्गेनिज्म इज कन्वर्टेड इनटू टिश्यू बट इज स्टोर्ड और यूटिलाइज्ड, ठीक है। जो हर पूरा बायोमास कंज्यूम नहीं करता है एक ऑर्गेनिज्म, उसको एज अ स्टोर करता है टिश्यू में, या ऐसे ही स्टोर, या तो कन्वर्ट होता है वो टिश्यू में, या ऐसे ही स्टोर करके रखता है। अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे, द प्रोड्यूसर्स आर कौन? वहाँ पे एक्वेटिक सिस्टम में, वाटर बॉडी में प्रोड्यूसर कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ना। उनका वेट नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। उनका वेट, अब मुझे बताओ, शार्क ज़्यादा भारी होगी या फाइटोप्लैंक्टन? फाइटोप्लैंक्टन तो बिल्कुल माइक्रो होता है, माइन्यूट सा होता है, और वैसे शार्क बहुत हैवी होती है ना, तो फाइटोप्लैंक्टन का नेग्लिजिबल वेट होता है। अब मुझे बताओ, जो एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनका वेट बहुत कम होगा, किससे? शार्क से। तो इसमें जो अगर हम पैरामिड ऑफ बायोमास देखेंगे ना, तो हमेशा इन्वर्टेड होता है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में। क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो नीचे वाला ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसका बायोमास नो डाउट नंबर में तो ये ज़्यादा होगा, नंबर में फाइटोप्लैंक्टन्स ही ज़्यादा होंगे, हमेशा नंबर वाला इसमें अपराइट होता है पैरामिड, किसमें? एक्वेटिक में। लेकिन जो बायोमास वाला होता है ना, वो इन्वर्टेड होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम वेट देखेंगे ना, फाइटोप्लैंक्टन्स का बहुत कम है, और अगर एक ही शार्क होगी ना, वो सबसे बड़ी होगी, उसके बाद मीडियम साइज फिश, स्मॉल साइज फिश और फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। तो ये जो है ऊपर सबसे ज़्यादा बायोमास होता है, नीचे कम होता है, ठीक है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर हम देखेंगे, जो ये होता है, वेट होता है फाइटोप्लैंक्टन का, वो नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल कम होता है एज कम्पेयर टू द टॉप प्रीडेटर्स, शार्क्स, बिग फिशेस, ठीक है। तो ये हमेशा इन्वर्टेड होता है पैरामिड ऑफ बायोमास एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ठीक है। आप देख लीजिए, यहाँ पे प्रोड्यूसर है ये फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। ये हर्बीवोर्स है जो घास खाती है, छोटी छोटी मछलियाँ वो घास खाती है, ठीक है। अब वो भी देखो, ये 4 ग्राम है, ये छोटी मछलियाँ जो घास खाती है 4 ग्राम है, या ये फाइटोप्लैंक्टन है, इनका जो बायोमास है वो 4 ग्राम होगा। जो छोटी मछलियाँ जो घास खाती है वो 8 ग्राम होगा। अब फिर थोड़ा सा बड़ी मछली है वो 12 ग्राम होगी। अब देखो शार्क जो कितनी होती है, वो 100, जो वो 1 टन होती है ना। आप देखो यहाँ पे पैरामिड ऑफ बायोमास एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। वेल और शार्क, कार्निवोर फिशेस, हर्बीवोरस फिशेस, और ये फाइटोप्लैंक्टन्स।
दो लेस इन नंबर दे हैव ह्यूज मास एंड वेट। शार्क्स नंबर में कम होती है लेकिन इनका वेट बहुत होता है। तो हमेशा अगर हम नंबर वाला ये देखेंगे ना, नंबर का पैरामिड वो हमेशा अपराइट होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। लेकिन अगर बायोमास वाला देखेंगे ना पैरामिड एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा इन्वर्टेड होता है। ठीक है, क्योंकि वेट शार्क का ही ज़्यादा होता है, ये हमेशा इन्वर्टेड होता है। ठीक है, शाबाश। रिपीट हो रही है चीज़ें बार बार। तो ऐसी पैरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होता है, पैरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होगा। क्यों? ड्यू टू ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, एक रूल है वो 10% वाला रूल, 10% रूल। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल्स। सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। देखो जो एनर्जी का पैरामिड होगा ना वो हमेशा ऑलवेज अपराइट। क्यों? जो प्रोड्यूसर होती है ना, प्रोड्यूसर के पास 100% एनर्जी होती है। ठीक है, इस 100% में वो खुद के लिए खर्च करते हैं, खुद को ग्रो करने के लिए, खुद को सर्वाइव करने के लिए 10% ही नेक्स्ट लेवल पे जाती है। वो 10% वो यूज़ करते हैं और उसका 10% हो गया 1%, उस 10% में 10% हो गया 1%, वो ऊपर चला जाता है। उस 1% में जो 10% आता है ना वो ऊपर चला जाता है। तो एनर्जी का पैरामिड हमेशा अपराइट होता है क्योंकि लोअर लेवल पे हमेशा ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू हायर लेवल। ठीक है, इकोसिस्टम की फंक्शन क्या होती है? इकोसिस्टम की फंक्शन होती है एक तो एनर्जी ट्रांसफ़र करना, वो फूड चेन्स के थ्रू या फूड वेब्स के थ्रू, या इकोलॉजिकल पैरामिड मैंने आपको दिखाया है ना। और इस फंक्शन क्या होता है इकोसिस्टम का? इकोलॉजिकल सक्सेशन। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा, हम क्विक रिवीजन करेंगे इसका। इकोलॉजिकल सक्सेशन के थ्रू, इकोलॉजिकल सक्सेशन दो तरीके का हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इकोलॉजिकल सक्सेशन दो तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कम्युनिटीज़, प्लांट्स की एंड एनिमल्स की कम्युनिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिप्लेस होती है इन सीरीज़। मतलब एक फॉर एग्जांपल हम एक ज़मीन का टुकड़ा है, पहले यहाँ पे छोटे छोटे जानदार रहते थे, फिर धीरे धीरे यहाँ पे ग्रास ग्रो होने लगी, बर्ड्स आए, उनने कुछ सीड्स डाले और प्लांट्स उगने लगे, फिर यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ आए। ठीक है, तो ऐसे ही ये या विद टाइम क्या होता है कि डिफरेंट चेंजेस आती है एनवायरनमेंट में। तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन हम उसी को बोलते हैं कि जब प्लांट्स और कम्युनिटीज़ ओवर पीरियड ऑफ टाइम रिप्लेस होती हैं सीरीज़ में, सिंपल पॉइनियर कम्युनिटी से लेके मल्टी सेलुलर कम्प्लेक्स कम्युनिटी तक। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे आग लगती है, वो पूरा खाली हो जाता है वो पैच ऑफ लैंड। ठीक है, फिर वहाँ पे उस पर छोटी छोटी ऑर्गेनिज्म पहले स्टार्ट होते हैं, फिर छोटे छोटे प्लांट्स ग्रास स्टार्ट होते हैं, फिर वही एक बार फुल फ्लेज्ड वेजिटेशन में हो जाता है। तो उसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं, जब प्लांट्स और एनिमल्स की कम्युनिटीज़ को रिप्लेस किया जाता है इन सीरीज़, एक के बाद एक के बाद एक, फिर एक पॉइंट आता है जब सैचुरेशन आ जाती है। तो जो सबसे इनिशियल स्पीशीज़ आती है ना किसी जगह पे, उसको हम बोलते हैं पॉइनियर कम्युनिटी। क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट है, द इनिशियल स्पीशीज़ टू कम एन एक टू कम ऑन आर नोन एज पॉइनियर कम्युनिटी। उसको हम पॉइनियर कम्युनिटी बोलते हैं। द वर्क ऑफ पॉइनियर कम्युनिटी इज़ टू मेक द ग्राउंड रेडी फॉर सब्सिक्वेंट सीरियल और क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जो ये पॉइनियर कम्युनिटी सबसे पहले आती है ना, इसका काम होता है कि उस जगह को ऐसा बनाना सो दैट कि आगे इसके बाद एक और अच्छी, इससे भी ज़्यादा बेहतर वहाँ पे कम्युनिटी आए। उसको हम सिरल कम्युनिटी बोलते हैं, SERL, सिरल। और सिरल के बाद एक और आती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्या बोलते हैं उसको हम? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। दैट मीन्स पहले आता है, आप PCS याद रख लेना, PCS एग्ज़ाम, पहले पॉइनियर आएगा, उसके बाद सिरल आएगा, उसके बाद क्लाइमैक्स आएगा। तो PCS एग्ज़ाम आपको याद रहेगा, पॉइनियर कम्युनिटी, उसके बाद सिरल कम्युनिटी और क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ठीक है, आप देखो यहाँ पे नीचे डायग्राम में भी पहले आते हैं पॉइनियर कम्युनिटी। पॉइनियर कम्युनिटी में आता है जैसे बियर रॉक्स होंगे वहाँ पे, उस पर रोडोड्रॉन आएगा, बैक्टीरिया होंगे, फंगस होंगे, लाइकन्स होंगे, मॉस, जैसे जहाँ पे पानी होता है, पत्थर होता है, उस पर वो ग्रीन कलर का वो मैट जैसा चढ़ता है, तो वो पॉइनियर स्पीशीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद आती है सिरल कम्युनिटी के बाद, मतलब जब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं ना, उसके बाद छोटे छोटे ग्रासेस उगते हैं, हर्ब्स उगते हैं, श्रब्स उगते हैं, शेड टॉलरेंट स्पीशीज़ उगती हैं। ठीक है, जैसे पाइन होता है,
और उसके बाद जब सिरल कम्युनिटी के बाद ये भी ग्रो अच्छे से, ये भी अच्छे से पहले टॉलरेट करेंगे, उसके बाद ये आएगी, ये अच्छे से रह पाएगी, उसके बाद क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है, जैसे लार्ज कॉम्प्लेक्स ट्रीज होती है, शेयर टॉलरेंट ट्रीज होती है। ये देखो बड़े बड़े ट्रीज, ये पहले कुछ नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये थोड़े थोड़े ग्रासेस है, फिर देखो ट्रीज है ना। तो ये इसी सीक्वेंस में आता है, पहले आती है पॉइनियर स्पीशीज, फिर सिरल कम्युनिटी, फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, याद रहा ये। ओके, इसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। जब एक जिस देखो ये जो प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी थी, उसको रिप्लेस किया इस वाली कम्युनिटी ने, और इसके रिप्लेस किया इस वाली कम्युनिटी। जब बड़े बड़े पेड़ होते हैं, यहाँ पे वोल्फ भी आएगा, यहाँ पे टाइगर भी होगा, यहाँ पे बियर भी होगा, यहाँ पे डॉग भी होगा, है ना। तो ये इनको रिप्लेस करते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। शाबाश, ठीक है। द अर्लीस्ट कम्युनिटी colonized एन एरिया आर कॉल्ड पॉइनियर कम्युनिटी। वो जो पॉइनियर कम्युनिटी होती है ना, वो सिंपल होती है और यूनिसेलुलर होती हैं। वो बिल्कुल जैसे मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बोला, फंगाई होता है, बैक्टीरिया होता है, एंड हेल्प्स इन ब्रेकिंग द रॉक्स, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड स्टार्ट्स इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये जो छोटी छोटी जैसे फंगस होती हैं, या एल्गी होता है, या मॉसेस होती हैं, ठीक है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है ना, जो पॉइनियर कम्युनिटी होती है, बिल्कुल सिंपल होती है, यूनिसेलुलर होती है। वहाँ पे जो ये रॉक्स होती है ना, उन रॉक्स को ये थोड़ा थोड़ा डिसइंटीग्रेट करती है, थोड़ा थोड़ा उनको तोड़ती है, और वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये पहले स्लो होता है, तो वहीं पे स्टार्ट होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब जब धीरे धीरे सॉइल भी आ गया, तो ये जो पॉइनियर कम्युनिटी है, ये सॉइल को एनरिच करती है, फिर आगे जाके कुछ ऑर्गेनिजम्स इनमें मर जाते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरियाज, कुछ फंगाई, कुछ एल्गी, वो न्यूट्रिएंट्स भी ऐड होती हैं। इससे क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये क्या सॉइल बनती है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आ गए तो सॉइल में फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है ना। पॉइनियर कम्युनिटी को फिर रिप्लेस करती है सिरल कम्युनिटी। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा रूट सिस्टम होता है। by enriching the soil by mixing nutrients, add humus in the soil, increase the productivity and thus increase the complexity। और उसके बाद जैसे थोड़े थोड़े ग्रासेस आ गए, ठीक है, वो उस सॉइल में अच्छे से होल्ड होते हैं। फिर वह जब कुछ ग्रासेस मर गए, उसमें जब वो मर गए, वो उस सॉइल के साथ मिल गए, ह्यूमस ऐड हो गया। ठीक है, तो जब थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, तो डिफरेंट फूड चेन्स बनती जाती है, ऑब्वियसली फूड वेब भी बनता है फिर, तो कम्प्लेक्सिटी भी फिर बढ़ जाती है। पॉइनियर के बाद जब सिरल आता है, कम्प्लेक्सिटी और ये मल्टी सेलुलर होती है फिर ग्रासेस वासेस, क्योंकि वो जो पॉइनियर होती है वो ज़्यादा ही सिंपल होती है। फिर इकोलॉजिकल निशेस स्टार्ट होता है, डेवलपिंग लीडिंग टू फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टेबल और मैच्योर और लॉन्ग लास्टिंग एंड कम्प्लेक्स क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है स्टेबल कम्युनिटी, ये मैच्योर कम्युनिटी होती है, ये बहुत समय तक चलती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। ठीक है, तो ये इसको हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं। और ये वहाँ पे फिर फूड वेब बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वहाँ पे डिफरेंट फूड चेन्स होती हैं, फिर एक फुल फ्लेजेड स्टेबल और मैच्योर क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। आई थिंक आज हम यहाँ तक ही रखेंगे, यहाँ तक ही क्लोज करेंगे। और आई होप आपको जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ आए होंगे। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है और कितनी सारी चीज़ें आपने सीखी। लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।